आप देख रहे हैं FM 9+ चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। देखिए, सीनेट इलेक्शन यूनिवर्सिटी के बहुत करीब है। सीनेट इलेक्शन आखिर में होते क्या है, आइए जानते हैं। मेरे साथ है शेख ज़हूर खालिद जी। बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि आखिर में सीनेट इलेक्शन होते क्या हैं। पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए सर कि सीनेट इलेक्शन होते क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आप चैनल 9 वालों का कॉन्ग्रेचुलेशंस करूंगा और आपको थैंक यू कहूँगा कि ये जो आप सीनेट इलेक्शंस के बारे में पूछ रहे हैं, लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ये आज बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए एक गवर्निंग बॉडी लगती है। जैसे आप स्कूल चला रहे हो, आप कोई कॉलेज चला रहे हो, आपको एक मैनेजिंग कमेटी लगती है। वैसे ही सीनेट एक्ट 2016 के तहत, यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2016 के तहत यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी की जो डे टू डे वर्किंग होती है उसके लिए एक सीनेट बॉडी के अलग अलग डिफरेंट ग्रेजुएट से, टीचर्स से, प्रिंसिपल से, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव से लोग आते हैं और वो इस बॉडी का हिस्सा होते हैं। जनरली हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, औरंगाबाद, जालना, बीड़, उस्मानाबाद। तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट के जो ग्रेजुएट्स होते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिग्री पास आउट होते हैं, वो इसके वैलिड वोटर्स होते हैं। उनको अपना एनरोलमेंट करवाना पड़ता है और वो अपनी पसंद का कोई ग्रेजुएट, 10 ग्रेजुएट्स जो कि 5 ओपन कैटेगरी से जाएंगे और 5 रिजर्व कैटेगरी से जाएंगे। 5 रिजर्व कैटेगरी होती है ओबीसी, वीजेएनटी, एससी, एसटी और एक वुमेन। ऐसे 10 लोग 4 डिस्ट्रिक्ट से ग्रेजुएट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ग्रेजुएट्स की मुश्किलात, ग्रेजुएट्स को जो प्रॉब्लम्स आती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, चाहे वो एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम हो, उनके सिलेबस का प्रॉब्लम हो, डे टू डे वर्किंग का प्रॉब्लम हो, ये छोटी छोटी चीज़ें हमको वहाँ पे ग्रेजुएट्स की रिप्रेजेंट करना पड़ती हैं। 2017 से लेकर 2022 अगस्त तक मैं वहाँ पे सीनेट मेंबर था और मैं वहाँ पे ग्रेजुएट्स को रिप्रेजेंट करता था। सिमिलरली टीचर्स की तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जो टीचर्स की जो मुश्किलात होती है उनको वहाँ प्रेजेंट करते हैं। अगर इन सिंपल वर्ड्स में आपको कहूँ तो जैसा हमारे पास एमएलसी होते हैं ग्रेजुएट्स के, टीचर्स के एमएलसी होते हैं, जो कि टीचर्स और ग्रेजुएट्स के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली हम वो यूनिवर्सिटी और गवर्नर्स जो हमारे चांसलर होते हैं, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है, आपकी ये पॉलिसी है, यूनिवर्सिटी का ये बजट है, ये बजट के अंदर ये चेंजेस होने चाहिए स्टूडेंट के हित में, स्टूडेंट को जो प्रोग्रेसिव आगे जाके काम मिले, उसके हिसाब से हम लोग ये डिसाइड करते हैं सीनेट एज ए होल बॉडी। इसके अंदर पैनल्स होते हैं, डिफरेंट पैनल्स। मैं उत्कर्ष पैनल का कैंडिडेट हूँ। लास्ट टाइम मैक्सिमम सीनेट मेंबर्स हमारे पैनल से थे, तो जो हमने स्टूडेंट्स हित में जो पॉजिटिव डिसीजंस लिए हैं वो बहुत आसानी से सीनेट में पास हुए हैं। और मैं अभी भी जो मेरे वोटर्स हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो उत्कर्ष पैनल है एक सेक्युलर थॉट, नॉन पॉलिटिकल पैनल है, जिसके अंदर हम लोग स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स है, जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है, और स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स इतने कोई बड़े प्रॉब्लम्स होते नहीं हैं। टाइम पे उनको रिज़ल्ट चाहिए है, टाइम पे उनको डिग्री चाहिए है, एग्ज़ामिनेशन टाइम पे चाहिए है। एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस बहुत बार होता है कि स्टूडेंट्स को पेपर जब जाता है, कुछ पेपर में आप पढ़ते होंगे न्यूज़ के अंदर कि कोई स्टूडेंट को पेपर गलत मिल गया, क्या सेंटर पे ये प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी इश्यूज़ हम सीनेट के अंदर रेस करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं जिनके साथ बैठी हूं ये 2017 के सीनेट इलेक्शन में चुने गए थे। बखूबी इन्होंने 2017 से लेके अभी तक यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा काम किया है। आइए जानते हैं 2017 से लेके अभी तक इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए और बाकी सब के लिए क्या क्या काम किए हैं, क्या काम हुआ है आपके तरफ से। पहले तो हम जब सीनेट में गए वहाँ पे, क्योंकि मैं सबसे यंगेस्ट सीनेट मेंबर था वहाँ पे, तो मेरे लिए कोई एक रेफरेंस लाइन नहीं थी कि वहाँ जाके काम किस प्रोसेस का होता है, और मैं वहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो सबसे पहले मेरे ध्यान में ये आया कि बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि 20 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए, जिन्होंने ग्रेजुएशन तो किया है, जो अपनी अपनी जॉब में बहुत सेट है, लेकिन आज तक उन्होंने अपनी डिग्रियां यूनिवर्सिटी से नहीं निकाली, और उस डिग्रियों पे फ़ाइन उनको ईयर बाय ईयर, डे बाय डे लग के वो इतना हो गया है कि आज उनको वो फ़ीस भर के डिग्री निकालने में वो थोड़ी कोताही कर रहे थे। तो हमने यूनिवर्सिटी में सीनेट एज ए पैनल वहाँ पे प्रेजेंट किया कि ये जो लोग हैं इनको एक चांस देना चाहिए कि वो अपनी डिग्री एक नॉमिनल फ़ीस जो कि 150 रुपीज़ फॉर ग्रेजुएशन एंड 250 रुपीज़ फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन
की होती है, इस पे हम लोग उनको मौका दें, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास भी इतनी डिग्रियां रखने के लिए जगह नहीं थी। तो हमने 5 साल के अंदर 2 बार 6-6 महीने के लिए वो मुहिम चलाई, जिसके अंदर तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट्स को, यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी जॉब से रिटायर भी हो चुके थे, उन्होंने वो अपनी डिग्रियां वहाँ से हासिल की एक नॉमिनल फ़ीस के ऊपर। दूसरी बात मुझे ये पता चली कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे पोस्ट ग्रेजुएशन के, जिनका सिर्फ एक सेकेंड ईयर का प्रेजेंटेशन बाकी था। पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई भी आप कोर्स करते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि फर्स्ट ईयर इज़ यू हैव टू क्लियर सब्जेक्ट्स एंड सेकेंड ईयर इज़ प्योरली रिसर्च बेस्ड। तो जिनका पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है, पार्ट 1 उन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर चुका था, लेकिन पार्ट 2 उनके कुछ जॉब की वजह से, किसी के फ़ीस की वजह से, कोविड सिचुएशन आने की वजह से वो 5 साल में अपनी डिग्रीज कंप्लीट नहीं कर पाए। तो वो इनवैलिड उनको घोषित कर दिया था कि भाई आप अब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर सकते, आपको वापस से रीएडमिशन लेना पड़ेगा। इन 350-400 बच्चे, जिसके अंदर इंजीनियरिंग थे, एमएससी स्टूडेंट्स थे, ख़ास करके मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे, जिनका मैंने केस रिप्रेजेंट किया, प्रो वीसी सर को उनको एक्सप्लेन किया कि आप ये इनको स्टूडेंट को चांस दी, इन्होंने बहुत मेहनत की है और आप इनको सिर्फ 15 डेज़ का टाइम दीजिए, उनका हर चीज़ रेडी है, वो अपना प्रपोज़ल सबमिट करेंगे और मेरे रिप्रेजेंटेशन से, मेरे पैनल की मदद से वहाँ पे वो वीसी सर ने एक्सेप्ट किया उनको एक फ़ाइन के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर आप देखेंगे तो वो सब स्टूडेंट्स मास्टर्स हो चुके हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हमने एक कोशिश ये की कि कोविड के टाइम पे ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस जब हुए, ऑनलाइन सिस्टम सबके लिए नया था। लोग सिटी में जो स्टूडेंट्स हमारे पास औरंगाबाद में गांव देहात के बच्चे आते हैं, क्योंकि औरंगाबाद इज़ एन एजुकेशनल हब, तो वो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आया कि वो अपने गांव देहात से जब ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे थे, वो एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे कुछ पावर फेलियर होने की वजह से, कुछ नेट, हर कोई नेट यूज़ कर रहा था, नेट का आपको पता है कि एक ब्लैकआउट चल रहा था, उसकी वजह से इन बिटवीन ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन वो कट ऑफ हो गए, जिसकी वजह से वो पेपर अपना कंप्लीट नहीं कर पाए। कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास अप्रोच हुए, मैंने उन स्टूडेंट्स का केस कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन, और मैं कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन डॉक्टर मांझा सर का थैंक यू करना चाहूँगा आपके द्वारा कि उन्होंने हर चीज़ पे पॉजिटिव मुझे रिस्पांस दिया। उन स्टूडेंट्स का हमने री एग्ज़ाम करवाया। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के लिए भी प्रोसेस नया था, पेपर देने के बाद भी वो फेल, एब्सेंट या आरआर उनका रिज़ल्ट आया था, उनके केस को रिप्रेजेंट किया और उनके केस को रिप्रेजेंट करके उनको जो उनके हक़ के मार्क्स थे वो इन टाइम दिलवाए। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स के हित में किया है, और मैं डायरेक्टली स्टूडेंट्स के कोऑर्डिनेशन में हूँ। मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसी क्या बोलेंगे आप, कम्युनिटी जो कि स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, नहीं, मैं डायरेक्टली स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में हूँ। स्टूडेंट्स डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करते हैं और मैं उनका केस रिप्रेजेंट करके यूनिवर्सिटी से और एक कॉपी स्टूडेंट को खुद को ये देता हूँ कि आप ये देख लीजिए, आपका केस यहाँ तक पहुँचा है। और आगे भी मेरा यही प्रोसेस रहेगा। ये है कि जो काम लीगल रहेगा, जो काम इन रूल्स रहेगा, मैं सिर्फ वही काम करूँगा, क्योंकि मैंने 5 साल मेहनत करके और जो मेरा इतना मेरी जो अपब्रिंगिंग है उसके हिसाब से मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग अपने में सेल्फ सफिशिएंट है, अगर हम लोग, हमारे पास क्वालिटी है, तो हमें फिर किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम अपने आप को खुद रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सब भाग दौड़ में, इन सब बातों में पिछले कई सालों में हमने ये देखा है, मैं एक लड़की होने के हिसाब से, औरत होने के हिसाब से आपसे पूछ रही हूँ कि कुछ कॉलेजेस में लड़कियों के साथ कुछ ऐसे व्यवहार हुए हैं जो नहीं होना चाहिए। इसको किस तरीके से देखते हैं, और अगर आप इलेक्शन आप जीतते हैं तो क्या करना चाहेंगे कॉलेज के लड़कियों के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए? मैम, कॉलेज की जो बायलॉज है, जो रूल्स है यूनिवर्सिटी से, उनके हिसाब से एक कमेटी होनी चाहिए कॉलेज के अंदर, जो सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करती है। हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऐसी एक कमेटी है जो स्टूडेंट्स, खासकर लड़कियों को देख के, लड़कियों की सेफ्टी के हिसाब से, चेतना सोन कामले मैम जो हमारी डीन है इसकी सोशलॉजी की स्टडीज़ की, सोशल स्टडीज़ की, वो इसकी हेड है। हम ये ध्यान देते हैं कि अगर कॉलेज में कोई केस रिपोर्ट होता है तो वो कॉलेज ही नहीं, कॉलेज की जो एक पर्टिकुलर सेटअप कमेटी ही नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी की कमेटी भी उस पर गौर दे। और जितने भी केसेस आज तक हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं, हमने उसको पॉजिटिव लिया है, चाहे वो
केसेस हो कि कोई आपको पता है कि कोई गाइड ने कुछ मनी डिमांड की थी स्टूडेंट से, चाहे वो केस हो, तो सबसे पहला स्टेप ये लिया है कि जिसके ऊपर भी ये साबित हुआ है कि गुनाह इन्होंने किया, तो हमने उनको पहले रेस्टिगेट किया है, उनको बोला है कि आप साइड में हो जाओ जब तक आपका केस नहीं होगा ये। और ये बहुत सीरियस इशू है। लेकिन ये इशू जो है मैम, ये सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों का या स्कूल के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आज हमको हमारा जो यूथ है, जो लड़का है, उसको हमको इसके बारे में एजुकेट करना पड़ेगा। उस लड़के को इसकी अहमियत समझानी पड़ेगी कि आज आप सिटी में जाते हैं, आज आप कम्युनिटी में जाते हैं, आज आपकी बहन, आपकी बीवी, आपके आस पड़ोस की लड़की, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे, जब तक उस लड़के को एजुकेट नहीं करेंगे या जब तक उस लड़की को एजुकेट नहीं करेंगे, बात सिर्फ यहाँ पे लड़कों की नहीं हो रही है। आपने बहुत सारे केसेस में देखा है कि इस चीज़ का लड़कियाँ भी मिसयूज़ करती हैं। तो लड़कियों को एजुकेट नहीं करेंगे कि भाई ये चीज़ें जो है, दिस इज़ बियॉन्ड आर रीच, ये आपको नहीं करनी चाहिए। हम यहाँ पे पढ़ाई के लिए आए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि गलती नहीं होते हुए भी किसी ने कुछ मिसयूज़ किया है। तो ये हमारा काम है कि हम स्टूडेंट्स को इसका नॉलेज दें, स्टूडेंट्स को इसके बारे में हम समझाएं कि ये चीज़ आगे जाके कितनी हानिकारक होती है, क्योंकि ये चीज़ आगे जाके किसी स्टूडेंट के लाइफ पे इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इसके लिए हमारी जो ग्रेजुएट फोरम है, इसके तहत भी हम स्टूडेंट से बात करते हैं, स्टूडेंट्स को समझाते हैं और ये ध्यान देते हैं कि जो स्टूडेंट है, जो बॉयज़ है या जो गर्ल्स है, वो आपस में रहे। क्योंकि आजकल कैसा है मैम, हमको एक साथ मिलजुल के काम रहना है, क्योंकि आजकल जेंडर बायस होना बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप अगर एजुकेशन सेक्टर में भी देखेंगे तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं। तो उनकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी खुद के भी है, उनके आस पड़ोस के लोगों की भी है, कॉलेज मैनेजमेंट की, स्कूल मैनेजमेंट की, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम जैसे जो लोग काम कर रहे हैं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि 26 नवंबर को इलेक्शन है, अगर आप जीतते हैं, आगे के 5 साल हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा, आपके तरफ से क्या कोशिशें रहेंगी? सबसे पहली कोशिश तो मेरी ये रहेगी मैम, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, लेकिन आज भी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स को डिग्री, डुप्लीकेट मार्क्स मेमो, सेकंड कॉपी ऑफ मार्क्स मेमो, ट्रांसक्रिप्ट्स निकालने के लिए यूनिवर्सिटी में लाइन लगानी पड़ती है। तो हमारा ये प्रपोज़ल रहेगा कि ये चीज़ें वो ऑनलाइन करें, क्योंकि हमारे बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी हर जगह है, तो हम क्यों नहीं यूज़ करें। क्योंकि आजकल ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। आज मुझे फ़ोन आते हैं लोगों के यूके से, यूएसएस की, सर हमारे को कुछ रिज़ल्ट की रिक्वायरमेंट है, आप हमको रिज़ल्ट निकाल के दे सकते हैं क्या, हम तो नहीं आ सकते वहाँ से। तो ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे स्टूडेंट्स जो आगे भी बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए जो प्रोसेस है, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, वो हम लोग ऑनलाइन प्रोवाइड करें थ्रू एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीचर्स को लगती है। टीचर्स को अपना फॉर्म फिल करना है तो उनको भी यूनिवर्सिटी कैंपस आना पड़ता है, एकेडमिक सेक्शन, तो वो भी हम ऑनलाइन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मेरा जो सेकंड मेन टारगेट है वो है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस। आजकल कोर्सेज बहुत है, डिग्रीज़ बहुत है, लेकिन लोगों के पास जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस नहीं है, क्योंकि हमारी जो स्टडी है, जो हम लोग सिलेबस सेट कर रहे हैं, वो सिलेबस आज के दौर के हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ सिलेबस है। तो उसके लिए हमने लास्ट टाइम भी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ पे कुछ लोगों को नॉमिनेट किया था। वो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में बैठ के उन्होंने ये डिसाइड किया कि आज के कल्चर के हिसाब से, जैसे मैं आपकी बात करूँ, आप लोग जर्नलिज़म से बिलोंग करते हैं, जर्नलिज़म उर्दू सब्जेक्ट है, तो जर्नलिज़म, उर्दू सब्जेक्ट जर्नलिज़म में क्या रोल प्ले कर सकता है, उर्दू के बच्चे जर्नलिज़म में किस तरह अप्रोच हो सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, पाली, बुद्धिज़्म के बच्चे जर्नलिज़म में किस तरह आ सकते हैं, तो उनको जर्नलिज़म के जो नुस्खे हैं, जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, वो सिखाना। सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो बॉटनी, जूलॉजी, उर्दू, अरबिक, कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सब्जेक्ट को आज के आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनका क्या स्कोप है, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो कोर्सेस है वो सब्जेक्ट में कैसे इंक्लूड करके वो सब्जेक्ट हम आज की एजुकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। छोटे छोटे कोर्सेस है, एडिटिंग के कोर्सेस हैं, हमारे पास ड्रामा डिपार्टमेंट औरंगाबाद का, बामू का बहुत मशहूर ड्रामा डिपार्टमेंट है, बहुत सारे मराठी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग वहाँ से गए हैं। लेकिन आप देखेंगे तो एडिटिंग, बैक ऑफिस जो भी आपका होता है, चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, आजकल बहुत बड़ा मार्केट है न्यूज़ इंडस्ट्री का, एडिटिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, ये कोर्सेस हम लोग कैसे वहाँ पे लाए और वो बच्चों को फर्स्ट हैंड जॉब एक्सपीरियंस मिले, इसकी हमारी वहाँ कोशिश रहेगी।
बहुत शुक्रिया सर एफएम से बात करने के लिए। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी सोच के साथ वापस से एक बार 26 तारीख को देखते हैं क्या शेख ज़हूर खालिद को सक्सेस मिलेगी। हम यही दुआ करते हैं कि वाकई में ये वापस से इलेक्शन में जीते और जो इनकी सोच है इसको वो पूरा करे। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। तब तक के लिए देखते रहिए FM 9+ चैनल। थैंक यू।